हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम इस हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो सिंपल सा ही हमने बहुत छोटी क्लासेस के अंदर ही पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी मेटल वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते तो वायर बिकम्स हॉट। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम वायर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम जो है जूल्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसके अंदर देखिए होता क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से हम स्टडी करें तो ये मान लीजिए कोई भी एक हमारे पास वायर है जिसको मैंने थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और इससे ये मैंने कोई भी सोर्स या बैटरी कनेक्टेड कर दिया है। अब यहाँ आप देखिए कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इसमें करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और जो इस मेटल वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, उसे मैं दूसरे कलर के मार्कर से बना देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होंगे। अब इसके अंदर क्या होंगे कि ये जो आयंस है, ये जो मेटल है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमने करंट के जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था उसके अंदर ही बताया था कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक लाइन के अलोंग अलाइंड हो जाते हैं। अब इस वायर के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि ओनली इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसमें बहुत सारे क्या होंगे, आयंस भी होंगे, जैसे कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है। मतलब उनको हम बोल देंगे कुछ लैटिसेस होंगे। एटम्स इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स इस तरह से प्रेजेंट होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जब ये यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अब एक्चुअली होता क्या है कि ये बैटरी जो है इनको, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और ये एनर्जी लेके यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलने लगते हैं। अगर इसका वोल्टेज हम V मान लेते हैं तो ये जो है इसको जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो कितनी करवाता है, E इंटू, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो E इंटू V, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां से ये एनर्जी लेके जैसे ही ये जो इसके अंदर जो मेटल है इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है या एटम्स जो लैटिसेस प्रेजेंट है, ये इनके साथ क्या करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके साथ क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं। और इन कॉलिजन की वजह से क्या होता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और उसकी वजह से जो ये मेटल वायर है इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से ये जो आयंस है ये अपनी मेन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं, थर्मल मोशन करते हैं। थर्मल मोशन मतलब ये यहां से टू एंड प्रो मोशन करते हैं। और इनके इस तरह से मोशन करने की वजह से कंटिन्यूअसली इसमें जो है इनका टेम्परेचर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो यहां पर जो है इसका जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार वापस बता देते कि यहां से हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने लिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो इसके अंदर जो लैटिसेस प्रेजेंट है, ये आयंस या एटम्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली इनके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉलिजन करेंगे। और कॉलिजन होने की वजह से क्या होगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो है एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। उसकी वजह से इनका थर्मल मोशन कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इनका थर्मल मोशन इंक्रीज होने की वजह से इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वायर बिकम्स हॉट, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो मैथमेटिकली जूल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जूल फाउंड दैट कि किसी भी वायर के अंदर जब हमने आई करंट फ्लो करवाई, ठीक है, तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे कि हीट जो प्रोड्यूस होती है इन दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द
करंट फ्लोइंग थ्रू इट, कि इस वायर के अंदर जैसे मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकेंड, ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। इस वायर का अगर हम मान लेते हैं कोई भी रेजिस्टेंस आर है, तो जो भी इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थर्ड विल बी द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि जितने टाइम तक हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी भी कैपिटल स्मॉल टी टाइम तक हमने इसके अंदर करंट फ्लो करवाई है, तो हीट क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। मतलब जितने टाइम तक हम करंट फ्लो करवाएंगे उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। और इन तीनों को जब हम इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग थ्री इक्वेशंस, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। यहां से, और जैसे ही हम इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये यहां से आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे। और यहां पर ये जो हीट है इसे हम मेजर करते हैं इन कैलोरी। किसके अंदर मेजर करेंगे हम हीट को, कैलोरी के अंदर। अगर हमें इस हीट को जो है जूल के अंदर मेजर करना है तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो हीट मेजर होगी वो किसमें होगी, जूल के अंदर। अब दूसरा यहां पर हम इसकी बात करें, हियर जे जो है वो क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, कि ये जो है इससे जैसे जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो है, या हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी भी हीट को हम जो है जे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 4.18, और इसकी जो यूनिट है वो होती है कैलोरी पर जूल। और अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है हम इसकी वैल्यू यूज कर लेते हैं 4.2 कैलोरी पर जूल। ठीक है, तो अगर हमें हीट जो है वो कैलोरी के अंदर डिवाइड करनी है तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे से उसको डिवाइड कर देंगे, जे की वैल्यू होती है 4.2। अगर उस हीट को हमें जूल में मेजर करना है तो हम सीधे उसको आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कि आई क्या है यहां पर, उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, आर इज द रेजिस्टेंस एंड टी इज द टाइम टेकन देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसके लिए देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ये रेजिस्टेंस है 9 ओम, ये 18 ओम, ये है 3 ओम, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट। तो यहां पे हमें फाइंड करना, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर इस सर्किट के अंदर कितना जो है हीट प्रोड्यूस होती है। तो देखिए इस सर्किट के अंदर सबसे पहले हमें निकालना है, तो हमें पता है कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट अगर फाइंड करें, तो ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करें तो हमें पता है ये दोनों जो है ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनको पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18 अपॉन 27। तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 ओम, और ये 6 और 3 किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 6 9
ओम। ठीक है, दूसरा इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसका इक्विवेलेंट अगर हम सर्किट बनाए तो ये आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज जो है वो हमने 6 वोल्ट, तो करंट कितनी फ्लो होगी इसके अंदर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो 6 और आर इक्विवेलेंट है हमारे पास 9 ओम, तो ये 9, तो यहां से ये हो जाएगा 2/3 एम्पियर। इस सर्किट का जो करंट है वो हो जाएगा, और टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 1 मिनट, और मिनट को जो है हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब हमें फाइंड करना है इस सर्किट के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, तो आई की वैल्यू है 2/3 का होल स्क्वायर, आर है 9 इंटू टी है 60, तो 4/9 इंटू 9 इंटू 60, इट्स विल कैंसिल आउट 24 240 जूल। ठीक है, अगर इसी हीट को हमें जो है किस में कन्वर्ट करना हो, हमें कैलोरी में निकालना हो, तो इसको क्या कर देंगे, 240 जूल को जो है 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। तो अगर जूल में निकालना है तो सिंपल आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर हम इसे कैलोरी में निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। यस, मैं एक और न्यूमेरिकल्स से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर उससे पहले हम आगे टॉपिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, सिंपल से अगर हम बात करें तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम आई करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, कितने, इन टाइम टी तक, तो हमें अगर उसके अंदर कैलकुलेट करना हो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एनर्जी होता क्या है, एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी भी वायर के अंदर अगर मान लेते हैं आई करंट फ्लो होती है, उसका रेजिस्टेंस आर है, और उस आर रेजिस्टेंस के अंदर टी टाइम तक उसके अंदर क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो अगर हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना हो कि उसने जो है इसमें करंट कितना हुआ होगा, तो देखो, हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके अंदर हमने पढ़ा था V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, तो W हो जाएगा Q इंटू V, और जहां पर हमें कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये गिवन नहीं होता। ये हमने किसकी हेल्प से डेफिनेशन से लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब यहां पर देखिए कि लेट सपोज इट कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, करंट इंटू टाइम। कि चार्ज जो होता है, कि हम जानते हैं कि करंट जो है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यहां से चार्ज जो है वो जाएगा करंट इंटू टाइम। ये वैल्यूज हम यहां इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आई टी इंटू वी, इसे हम वी आई टी, ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द करंट फ्लोइंग इज आई इन एनी रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी, कि किसी भी टाइम टी तक जो है उसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन, और ये इसके अंदर जो इतनी एनर्जी क्या हुई इसके अंदर डेसिपेट हुई, तो इसी को जो ये इतनी एनर्जी, इसी को हम क्या बोल देंगे, V इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी। तो ये इतनी एनर्जी इसके अंदर क्या हुई है, डेसिपेट हुई है, V E इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई एंड टी, इक्वेशन 1। अब हम इसी को जो है
बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें यहां पर आई आर, तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी का आई आर इंटू आई टी, तो E का जो फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये सेकेंड नंबर का फॉर्मूला। थर्ड, इसी फॉर्मूले के अंदर हम क्या कर दे आई को जो है V और R के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दे इन द इक्वेशन बाय ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और आई की जो वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वी अपॉन आर, तो इन द इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन E इज इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर इंटू टी, तो E का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर आर इंटू टी, थर्ड नंबर के। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो है कितनी एनर्जी डेसिपेट होती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, उसके लिए हमने तीन फॉर्मूले देखे। पहला E इज इक्वल टू वी आई टी, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और E इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी, स्क्वायर आर इंटू टी। अब कौन सा ये तीनों फॉर्मूले में से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम कोई सा भी तीनों फॉर्मूले में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कि जैसे देखिए टी सब के अंदर कॉमन है। अब वी आई आर में से केवल दो ही चीजें हर फॉर्मूले के अंदर दी हुई है, जैसे इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ वी और आई दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ आई और आर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्या दिया हुआ वी और आर। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, अगर हमें वी और आर दिया हुआ है तो वी स्क्वायर आर इंटू टी वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर हमें वी और आई दिया हुआ है तो वी आई टी वाला यूज करना है, और अगर हमें आई और आर दिया हुआ तो आई स्क्वायर आर इंटू टी वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितनी, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो कितनी एनर्जी डेसिपेट करता है, कंज्यूम करता है, वो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना उसकी यूनिट्स, तो ऐसा यूनिट ऑफ, तो ऐसा यूनिट हम जानते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है वर्क की होती है जूल, तो एनर्जी की भी क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो क्या होती है जूल। सीजीएस यूनिट इज अर्क, ठीक है, और यहां से हम जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्क, ये सब हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कमर्शियल यूनिट की, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसकी कमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल यूनिट जो है वो होती है इसकी किलो वॉट आर, जिसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं के डब्ल्यू एच आर, ठीक है, कि जितना भी जो कमर्शियली हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं किलो वॉट आर, और इस किलो वेट आर को जो है हम यू बोलते हैं यूनिट, ठीक है। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगा होता है उस मीटर का नाम भी होता है किलोवोट आर मीटर, क्योंकि वो मीटर जो है कितनी एनर्जी हम कंजप्शन कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कितनी एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं वो हमेशा किसके अंदर मेजर करता है किलोवोट आर, और उस किलोवोट आर को ही हम क्या बोलते हैं यूनिट, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये जो है कमर्शियल यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम यूज करेंगे किलोवॉट आर यूनिट ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है हमें क्या है पता करना है कि किलोवॉट आर के अंदर कितने जूल होते हैं, तो 1 के डब्ल्यू एच आर के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या वर्ड यू लिखा हुआ है यहाँ पर किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, और वॉट को एज इट इज लिख दो, और 1 आर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 1 आर के अंदर होते हैं 3600 सेकेंड। तो यहां पर इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट इंटू सेकेंड, और वॉट इंटू सेकेंड को हम बोलते हैं जूल, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो 1 किलो वॉट आर के अंदर जो है कितने जूल होते हैं 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये हमारे मॉड्यूल में जो है वो लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 अपॉन 10 तो जाएगा 3.6, और ये 10 की पावर 6।
ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि इसकी कुछ और यूनिट होती है जो हम इसके अंदर यूज करते हैं, अदर यूनिट ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम एक और इसके अंदर यूनिट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी यूनिट यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं इस तरफ इसके अंदर जो हम यूनिट यूज करते हैं और अदर यूनिट जो यूज करते हैं वो कौन सी करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईवी। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मतलब जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उससे इसको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्विवेलेंट होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होता है कि जब उस वायर के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी कंजप्शन होती है वो कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो हमें डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको याद करने का तरीका है कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही इसके ऊपर जो है उतना ही जूल में इसको कन्वर्ट कर दो। कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके अंदर होता है? जूल के अंदर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर के पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं पावर की। तो पावर हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा हुआ है। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क हम किस रेट से कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर तो जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है? हम कंजप्शन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा? द रेट at which the energy dissipated और consumed, कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं, डेसिपेटेड करते हैं, किस रेट से, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फर्स्ट फॉर्मूला है, रेट का मतलब क्या हो गया? डिवाइड बाई टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया कि मतलब बोल सकते हैं इन शॉर्ट अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में तो P इज इक्वल टू E बाई टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू E बाई टी। अब देखिए एनर्जी के जो है हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे कि फर्स्ट तो हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू VIT। अब अगर हमें P निकालना हो तो VIT अपॉन T से डिवाइड करेंगे तो P का फॉर्मूला हो जाएगा VI। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का हमने, E इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। अगर पावर निकालना हो तो I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। थर्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू टी, तो P हो जाएगा, E की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो V स्क्वायर R इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट तो P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, सेकेंड VI, थर्ड I स्क्वायर R और थर्ड V स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ पर भी हमें देखना है, तो अगर हम बात करें कि अगर हमें एनर्जी और टाइम दिया हुआ है तो सीधा हम E बाई टी करके पावर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें V और I दिया हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं? इसकी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पावर जो है वो I स्क्वायर R। अब जनरली अगर हमें कभी पावर को कंपेयर करना हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है? करंट सेम होती है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये जनरली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है,
तो वोल्टेज सेम होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर भी हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी जो ऐसा यूनिट है, अगर हम इससे सर्किट डायग्राम से निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, मतलब इसकी एम्पियर वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर, बट ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है। इसकी एसआई यूनिट हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी है, क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। और एनर्जी की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट तो होती है अर्ग पर सेकंड। इसकी जो कमर्शियल यूनिट की बात करें, कमर्शियल यूनिट, तो इसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है हॉर्स पावर। इसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो होती है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर के अंदर जो है, 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट होती है। अदर यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं हम इसमें सफिक्सेस लगा के, जैसे 1 किलो वॉट। 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट। 1 मेगावाट, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 वॉट। 1 गीगावाट, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर -9 वॉट। तो इस तरह से हम इसमें सफिक्सेस यूज करके भी इस तरह से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर वोल्टेज रेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पावर वोल्टेज रेटिंग के अंदर देखिए कि कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है तो उसके ऊपर हमेशा एक लेबल्ड होता है पावर वोल्टेज रेटिंग। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एक हमने अप्लायंस लिया है, उसके ऊपर पावर जो है वो P लिखी हुई है और वोल्टेज जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है V। इसका फिजिकल मीन क्या होता है कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उसके ऊपर लेबल है P, कोई भी पावर है, कितना वोल्टेज पावर। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हम दुकान पे लेने भी जाते हैं कि बल्ब जो है उसकी रेटिंग की, जैसे बोलते हैं हम कि 100 वाट का बल्ब दे दीजिए, 200। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है और उसके आगे से 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि उस बल्ब को जब हम 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई देंगे तो वो जो है 100 वॉट की पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो पावर कंज्यूम्ड, 100 वॉट पावर कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब। ये बल्ब जो है वो 100 वॉट की पावर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो हर जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके ऊपर हमेशा एक तो पावर लिखी रहती है उसकी वॉट में, और वोल्टेज लिखा रहता है उसका कि कितना वोल्टेज हम उसको सप्लाई दे। जैसे इंडिया के अंदर जो नॉर्मली जितनी भी हम अप्लायंसेस बनाते हैं उनके ऊपर 220 वोल्टेज लिखा रहता है, 220 से 230 के बीच में, क्योंकि हमारे इंडिया में जो पावर सप्लाई आती है वो 220 से 230 के बीच में आती है। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए या यूएसए की, तो वहां पर जो ये पावर सप्लाई होती है ये 110 वोल्ट होती है एस इंस्टेड ऑफ 220 वोल्ट। तो वहां पर जितने भी अप्लायंसेस होंगे उसके ऊपर पावर तो सही लिखी होगी, लेकिन जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 110 वोल्टेज। तो इसका जो फिजिकल मीन होता है कि हर अप्लायंसेस के ऊपर पावर वोल्टेज रेटिंग होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार वापस बता देता हूं कि 220 वोल्टेज पावर सप्लाई दोगे तो वो जो है 100 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा ये बल्ब। तो ये होगी पावर वोल्टेज रेटिंग। अब पावर वोल्टेज रेटिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये इस तरह से पावर वोल्टेज रेटिंग दी हुई है और हमें इसी बल्ब के अंदर कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब, मुझे इस बल्ब का रेजिस्टेंस भी क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो। कि मतलब जो भी उसके अंदर फिलामेंट है उसके जो उसका रेजिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना हो। तो देखिए मुझे पावर दी हुई है 100 वॉट, पावर सप्लाई दिया हुआ है 220 वोल्ट, और मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों जो है इनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमें याद है जो हमने इससे थोड़ी देर पहले लिखा था कि P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहां पर R हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। इसमें V की वैल्यू रख दीजिए 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 484
ओम। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 484 ओम। तो इस तरह से हम किसी भी, अगर हमें पावर वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ हो तो उस अप्लायंस का हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो उसके अंदर कॉइल्स लगी हुई हैं या फिर जो भी फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, या जो हम हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं या इसके अंदर जो ये फिलामेंट बनाते हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है कुछ अप्लायंसेस के लिए तो क्या होता है, डिजायरेबल होता है, बट कुछ अप्लायंसेस के अंदर ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूंगा कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है, मतलब वहां पर हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहां पर ये जो एनर्जी है वो क्या होती है, वहां पर वेस्ट होती है। जनरेटर में भी हमें इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर एनर्जी का क्या होता है, वेस्टेज होता है। बल्ब की अगर हम बात करें तो बल्ब का केवल हम यूज क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, लाइट एनर्जी के अंदर। लेकिन वहां पर जो उसके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है कि कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे अगर हम कुछ देर तक उस बल्ब को यूज करते हैं तो वो जो फिलामेंट या बल्ब जो होता है वो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मतलब ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट के क्या हो गए, अनडिजायरेबल है, मतलब वहां पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन कुछ ऐसे अप्लायंसेस भी हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जहां पर हम उन अप्लायंसेस के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है, इन सब के अंदर जो इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, उन सब के अंदर जो है हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज करते हैं। कि वहां पर हम जैसे जैसे करंट फ्लो करवाते हैं तो जो भी उसके अंदर गीजर के अंदर जो भी रोड अवेलेबल होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और वो हीट जो है उसके अंदर जो वाटर है उसके क्या करती है, वो वार्म करती है, गर्म कर देती है। तो ये सब जो है इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, डिजायरेबल होता है। अब हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। जैसे हीटिंग एलिमेंट के लिए जो है गीजर के अंदर जो है हम क्या यूज करते हैं, निक्रोम वायर यूज करते हैं। कौन सा वायर यूज करते हैं हम, निक्रोम वायर। निक्रोम वायर जो है इट इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, और इसके अंदर बहुत थोड़ा सा जो है वो आयरन भी होता है, Fe भी। अब ये निक्रोम जो होता है इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसकी रजिस्टिविटी हाई होती है, इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। रजिस्टिविटी हाई होने का मतलब ये है कि इसका जो है जो भी निकल, क्रोमियम और आयरन के कंपैरिजन में इसकी जो रजिस्टिविटी है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे भी हम क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो हम जानते हैं कि जैसे ही क्या होता है कि मेटल्स को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल जो है वो क्या बना देती है, अपना ऑक्सीडाइज बना देती है। जैसे अगर हम बात करें Mg को, तो Mg के अंदर अगर हम टेम्परेचर बनाएंगे तो वो MgO मतलब उसका ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, जैसे आयरन को अगर हम गर्म करेंगे तो वो जो है आयरन ऑक्साइड बना लेती है। लेकिन ये जो हीटिंग एलिमेंट्स के एलॉयज हैं इट डज नॉट oxidized it does not oxidized at high temperature, कि ये हाई टेम्परेचर पे क्या है, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती है। ठीक है, कौन, ये हीटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे बल्ब के अंदर जो हीटिंग फिलामेंट होता है वो किसका बनाते हैं हम, टंगस्टन का। किसका बनाते हैं हम, टंगस्टन का। और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, रजिस्टिविटी भी हाई होती है। और टंगस्टन का जो है और इसका जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 2700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा कि ये जो है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो क्या होगा, जो है वार्म होके वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इनकी रजिस्टिविटी हाई रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई रखते हैं, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तीसरा हम इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर कि इसके अंदर थर्मल एक्सपांशन जो होता है, थर्मल एक्सपांशन के अंदर हम जो रेजिस्टेंस के ऊपर जो फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस का जो है अल्फा वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। मतलब अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो हीटिंग एलिमेंट्स का बहुत कम होता है। मतलब इसके जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है किसका, अल्फा का, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट का। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके अंदर कोई थर्मल एक्सपांशन नहीं होता। थर्मल एक्सपांशन मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी भी मेटल को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, एक्सपांड हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज
करने पर। लेकिन इसके अंदर जो थर्मल एक्सपांशन होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। किनके अंदर? हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर। हीटिंग एलिमेंट्स मतलब निक्रोम और, जनरली हम किसकी बात करते हैं? निक्रोम और टंगस्टन की। ठीक है, तो निक्रोम और टंगस्टन में क्या क्या प्रॉपर्टीज जनरेट होती है? एक तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, और चौथा हम बोल सकते हैं कि इसका जो है थर्मल एक्सपांशन जो है इसका बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम जो है अभी तक हमने पावर पढ़ा, पावर वोल्टेज रेटिंग। दूसरा, अगर कोई भी अगर हमें पावर वोल्टेज रेटिंग दी हुई है किसी भी अप्लायंस की, तो उसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ एलिमेंट के जो है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है किसी भी हीटिंग एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हीटर coil is rated 100 watt 2 volt. It is cut into two identicals parts. Both parts are connected in parallel to the same source 200 volt. Calculate energy consumed or liberated per second in the new कॉम्बिनेशन की, इस नए कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी एनर्जी उसके अंदर डिसिपेटेड होती है। तो यहां पर देखिए कि सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, एक हीटर कॉइल दी हुई है। जैसे इस तरह से हम हीटर कॉइल मान लेते हैं। इस हीटर कॉइल की मुझे क्या दी हुई, रेटिंग दी हुई है, पावर वोल्टेज रेटिंग 100 वॉट और 220 वोल्ट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि ये जो हीटर कॉइल मुझे यहां पर दी हुई है, दिस विल बी द हीटर कॉइल। इस हीटर कॉइल को जो है, सबसे पहले तो मैं इस हीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। जैसे हमने बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, वैसे ही जो है P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन R, तो R हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो ये 200 है, तो 200 इंटू 200 अपॉन 100, तो इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400 ओम। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोला हुआ कि जो है इसे हमने क्या कर दिया, दो आइडेंटिकल पार्ट्स के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। मतलब ये जो कॉइल है इसे हमने कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। अब जैसे ही देखिए कि जैसे ही मैं इसको, अगर इसका रेजिस्टेंस R है और इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है, उस फर्स्ट पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और जैसे लेंथ को हमने हाफ किया तो रेजिस्टेंस इज आल्सो हाफ। तो सेकंड पार्ट जो है उसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। तो जैसे हम इसको बीच में से कट करेंगे, दोनों पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। की रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, तो जैसे लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस इज आल्सो हाफ। अब यहां पर देखिए कि जैसे ही आप, उसके बाद क्या बोला हुआ है, बोथ द पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कि दोनों जो पार्ट्स हैं कॉइल के उनको हम कैसे कनेक्टेड कर दिया, पैरेलल, और दोनों का रेजिस्टेंस है R/2 इन पैरेलल एंड सेम सोर्स। इनको जो है 200 वोल्ट के सोर्स से हमने क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। तो मुझे कैलकुलेट करना है एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड। इसका मतलब मुझे पर सेकेंड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी पर सेकेंड, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसको पावर बोल सकते हैं।
तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जहां पर हमें v दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v स्क्वायर अपॉन r, और इसका जो इक्विवेलेंट है उसे मैं बोल देता हूं r डैश। तो यहां पर देखिए अब इनका अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना हो तो दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो r डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी r/2 इंटू, या दोनों इक्वल हैं तो इसका जो है हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा r/4, या हम पूरा फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं कि r/2 इंटू r/2 अपॉन r/2 प्लस r/2, तो ये कितना हो जाएगा r/2 r, तो ये हो जाएगा r/4, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा r/4, तो ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। पावर सप्लाई हम दे रहे हैं 200 वोल्ट, यहाँ दिया हुआ है ना, तो 200 इंटू 200 अपॉन r/4, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 400 इंटू 4, यहाँ से 0 इससे कैंसिल आउट, तो ये आएगा 400 वॉट, ये इसको बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जूल पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड या 400 वॉट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या दिया, पावर वोल्टेज रेटिंग दी हुई है तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद हमें बोला हुआ कि दोनों को हमने हाफ हाफ कैलकुलेट कर दिया, तो जैसे ही हम हाफ करेंगे इनको तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। उसके बाद दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्टेड करके सेम पावर सप्लाई दी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगेन हाफ हो जाएगा, तो हाफ मतलब 1/2 इंटू r/2 मतलब r/4, या फिर r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, उसका फॉर्मूला यूज करके रहेंगे। और हमें निकालना है एनर्जी पर सेकंड, मतलब पावर निकालनी है, तो पावर का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, या तो हम VI यूज कर सकते हैं, या v स्क्वायर अपॉन r, या I स्क्वायर r, उसमें से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें P और R दिया हुआ, V और R दिया हुआ, तो हम यूज करेंगे P इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r डैश, और r डैश की वैल्यू जो है वो दी हुई है हमें r/, तो 200 इंटू 200 इंटू r/4, तो ये वैल्यूज रखने पर ये आ जाएगा 400 वॉट।